आमिर क्लिनिक के बाहर अपने दोस्त शकील के साथ काढ़ा सिगरेट पी रहा था। आमिर भाई, इस बार तू दुआ कर। 3 बार खुदा ने बेटियां दी हैं, अब चौथी बार तू नवाज दे। आमिर ने सिगरेट का कश लगाया और धुआं अंदर भरते हुए बोला, शकील, मेरी किस्मत का लिखा हुआ तो रज़िया के साथ जुड़ा है। वह कहती है इस बार ऐसा लगता है जैसे कोई और है। वह बहुत थक गई है इस हमल में। रज़िया अल्ट्रासाउंड रूम से बाहर निकली। उसका चेहरा फक था, लेकिन होंठों पर एक मसनूई मुस्कुराहट चिपकी हुई थी। उसने रिपोर्ट आमिर को थमाई। क्या लिखा है? आमिर ने बेताबी से रिपोर्ट खोली। उसकी आंखें लफ्जों पर जमे। फिटल 6, फीमेल, आर्जी तशखीस। उसके हाथ से रिपोर्ट गिर गई। उसने एकदम रज़िया का बाजू झटका। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या मैंने कभी खुदा से कुछ ऐसा मांगा था जो हराम था? चौथी लड़की। रज़िया ने अपना बाजू चौड़ाया नहीं। उसने बस जमीन से रिपोर्ट उठाई, उसे तह किया और अपने बुरक़े की जेब में रख लिया। उसकी आंखें नम थीं मगर आवाज में हैरान कुन ठहराव था। आमिर, ये बच्चा भी उसी अल्लाह ने भेजा है जिसने पहले 3 भेजी थीं। क्या फर्क पड़ता है? आमिर ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। तुम्हें नहीं पड़ता फर्क, लेकिन मेरी माँ मर जाएगी ये सुनकर। मोहल्ले वाले मुना चिढ़ाएंगे। लोग कहेंगे आमिर की तो 7 नस्लें लड़कियां ही जन्म देंगी। रज़िया ने धीरे से कहा, और अगर यही 7 नस्लें भी हजरत फातिमा जैसी हो जाएं, तो क्या कमी रह जाएगी तुम्हारी नस्ल में? आमिर के पास जवाब ना था, लेकिन मुआशरे का लगाया हुआ खार उसके दिल में पेवस्त था। वह खामोशी से आगे बढ़ गया, रज़िया को तन्हा छोड़कर। अस्पताल की राहदारी में ट्यूब लाइट टिमटिमा रही थी, जैसे हालात की नाजुकी पर रक्स कर रही हो। रज़िया की तीनों बेटियां फातिमा, अक्सी और मरियम लकड़ी के एक बेंच पर एक दूसरे से लिपटी सो रही थीं। फातिमा ने 4 साल की उम्र में ही बड़ी बहन वाली जिम्मेदारी सीख ली थी। उसने अपनी छोटी चादर मरियम पर डाल दी थी और खुद सर्दी से कांप रही थी। आमिर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसकी माँ का मैसेज था, बेटा, अगर रज़िया के यहाँ लड़का न हुआ तो मुझे बताना मत। मैंने फैसला कर लिया है, तेरी दूसरी शादी अपनी बहन की बेटी सबाहत से करूंगी। वह मान गई है। आमिर ने मैसेज पढ़ा, फिर रज़िया की तरफ देखा जो लेबर रूम में दर्द से चिल्ला रही थी। उसकी चीख आमिर के कानों में कील की तरह चुभ रही थी। और फिर वह लम्हा आया, नर्स बाहर आई। इस बार आमिर की बेचैनी उरूज पर थी। जब नर्स ने चौथी बेटी का लफ्ज़ मुना से निकाला, आमिर ने अपने कान बंद कर लिए। नहीं, नहीं, ये झूठ है। तुम झूठ बोल रही हो। डॉक्टर को बुलाओ। मैं अल्ट्रासाउंड की नई मशीन लाया था। नर्स ने सख्ती से कहा, जनाब, बच्ची पैदा हो चुकी है और बहुत खूबसूरत है। जा अपनी बीवी को मुबारकबाद दें। आमिर ने गुस्से में अपना पर्स फेंका और कहा, मुबारकबाद? इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 4 लड़कियां। मैं इसे मुना दिखाने के काबिल नहीं रहा। ये कहकर वह अस्पताल की सीढ़ियां उतर गया। रज़िया ने उसे जाते नहीं देखा, लेकिन उसकी रूह ने उसकी गैर मौजूदगी को महसूस कर लिया था। जब उसने पहली बार नन्ही बच्ची को सीने से लगाया तो बच्ची ने आंखें खोल दीं। नर्स ने देखा कि बच्ची की आंखें अजीब तरह की रोशन थीं, जैसे उसे सब मालूम हो कि दुनिया में क्या होने वाला है। रज़िया ने बच्ची के माथे को चूमा और सरगोशी की। इनाया, मैंने तेरा नाम इनाया रखा है, जिसका मानी है फिक्रमंद या निगहबान। तू आज से मेरी फिक्र है और मैं तेरी निगहबान। 3 दिन बाद रज़िया घर वापस आई। दरवाजे पर ताला नहीं लगा था, लेकिन अंदर दाखिल हुई तो सामान बिखरा पड़ा था। उसके कपड़े अलमारी से बाहर एक बोरी में डाले जा चुके थे। बावर्ची खाने में रखी उसकी पसंदीदा चाय की प्याली टूटी पड़ी थी। आमिर की वालिदा खालिदा बेगम चारपाई पर बैठी तस्बीह फेर रही थीं। उनके साथ 2 मोहल्ले की औरतें थीं। आ गई? खालिदा बेगम ने बगैर नजर उठाए कहा, बेटा रज़िया, हमारे घर में अब तुम्हारे लिए जगह नहीं। आमिर ने तुम्हें तलाक दे दी है। रज़िया ने गोद में चौथी बच्ची को दबाया। उसके साथ 3 बड़ी बच्चियां भी वहीं खड़ी थीं। फातिमा ने डरते डरते दादी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। दादी, अम्मी कहाँ जाएगी? हाथ मत लगा। खालिदा बेगम ने झटका दिया, तुम सबका बाप अब दूसरी शादी करेगा। तुम्हारी माँ ने इस घर को उजाड़ दिया। रज़िया की आंखों में आंसू नहीं थे,
उसने एक नज़र आमिर की बंद कमरे वाली खिड़की की तरफ डाली। उसे पता था आमिर अंदर है और सुन रहा है। उसने आवाज़ बुलंद की ताकि दरवाजे के पीछे छुपा आमिर सुन ले। सुनो आमिर, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, जिन 4 बेटियों को तुमने आज बोझ समझकर फेंका है, उन्हीं में से एक दिन ऐसी खुशबू आएगी कि तुम्हारा घर भी महक उठेगा, लेकिन वह खुशबू तुम्हारे हिस्से में नहीं आएगी। ये कहकर उसने अपना सामान खुद उठाया और 4 बच्चियों को साथ लेकर गली में निकल गई। रात के 9 बजे थे। बारिश हो रही थी। रजिया के पास न छतरी थी न ठिकाना। उसने बच्चियों को अपने दुपट्टे में लपेटा और शहर के एक कोने में वाक़या उस खस्ता हाल सराय की तरफ चल दी, जिसका किराया भी उसके पास नहीं था। सालवाट। रजिया सराय के एक गंदे कमरे में बैठी है। इनाया बीमार है। उसके पास दवा के पैसे नहीं। वह एक बूढ़ी औरत के घर झाड़ू पूंछा करने लगती है। औरत उसे खाने के बदले 30 रुपए देती है। रजिया वह रकम इनाया की दवा पर खर्च करती है। फातिमा और अक्सी को स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा क्योंकि उनके पास बाप का शनाख्ती कार्ड नहीं। रजिया एक स्कूल की प्रिंसिपल के कदमों में बैठ जाती है और कहती है, मेरे पास कागज नहीं है, लेकिन मेरी बच्चियों के पास दिमाग है, इन्हें पढ़ने दें। प्रिंसिपल साइमा जहांगीर उसके हौसले से मुतासिर होकर बच्चियों को फ्री एडमिशन दे देती हैं। रजिया ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। वह रात गए तक मशीन चलाती। इनाया, जो अब 3 साल की है, माँ के पास बैठी रहती और कपड़े के टुकड़े समेटती। एक दिन उसने माँ के पसीने से तर माथे पर हाथ फेरा और बोली, अम्मी, मैं बड़ी होकर आपके लिए बहुत सारे पैसे लाऊंगी और एक ऐसी मशीन लाऊंगी जो खुद कपड़े सीले। रजिया हंस पड़ी और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मरियम, जो अब 5 साल की है, स्कूल के मुकाबले में पहली पोजीशन लाती है। टीचर ने पूछा, तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? मरियम ने बिना झिझके जवाब दिया, मेरे बाबा खुदा के पास हैं। सलखर। इनाया 5 साल की हो चुकी है। वह गवियों की तरह बोलती है। हैरान कुन जहानत है। रजिया का कारोबार थोड़ा बढ़ गया है। वह अब कच्ची बस्ती से निकलकर एक छोटे से 2 कमरों के फ्लैट में आ गई हैं। 5 साल गुजर गए। रजिया ने अपनी 4 बेटियों के साथ एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। इधर आमिर की दूसरी शादी को भी 5 साल हो चुके थे, लेकिन इस घर में खुशियां नहीं आई थीं। वही चमकती हुई गाड़ी बस्ती की तंग गली में दाखिल हुई, लेकिन इस बार गाड़ी में कोई बच्चा नहीं था। सबाहत अकेली थी। उसने महंगा सूट पहन रखा था, मगर उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर मायूसी के गहरे साए थे। उसने रजिया का दरवाज़ा खटखटाया। अनाया ने दरवाज़ा खोला। अम्मी, कोई आंटी आई हैं। रजिया बाहर आई। सबाहत को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया, मगर उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। अंदर आ जाओ। सबाहत फर्श पर बैठ गई। उसने पानी का गिलास मांगा, पिया और फिर रोने लगी। बाजी, मैंने तुम्हारा घर उजाड़ा था, लेकिन मुझे सज़ा मिल गई। आमिर, वो कभी मेरा नहीं हुआ। 5 साल में उसने मुझे एक दिन के लिए भी अपनी बीवी नहीं समझा। रदिया खामोश रही। सबाहत ने जारी रखा, पहले साल मैंने सोचा शायद वक्त लगेगा। दूसरे साल डॉक्टर के पास गए, सब नॉर्मल था। तीसरे साल उसकी माँ ने मुझे कोसना शुरू कर दिया कि बांझ औरत। चौथे साल मैंने खुद को आईने में देखना छोड़ दिया। और 5वें साल, कल रात, उसने मुझे कहा कि मैंने तुमसे शादी रजिया को भूलने के लिए की थी, लेकिन मैं उसे भूल नहीं सका। मैं हर रात उसका चेहरा देखता हूँ। सबाहत ने रजिया की आंखों में देखा। बाजी, वो आदमी जिससे शादी करके मैं अपनी किस्मत पर उतराई थी, वो आदमी पिछले 5 सालों से हर जमारात तुम्हारी बस्ती के बाहर खड़ा होता है। दौड़ से तुम्हें और बच्चियों को स्कूल जाते देखता है और वापस चला जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। रदिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठी, खिड़की के पास गई और बाहर गली में देखने लगी। उसे वो पहली रात याद आई जब वो बारिश में 4 बच्चियों को लिए इस गली में आई थी। फिर उसने सबाहत की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न हमदर्दी, बस एक अजीब सा ठहराव था। तुम क्यों आई हो सबाहत? मैंने सोचा शायद तुम माफ कर दो, आमिर को एक मौका दे दो। रदिया ने एक लंबी सांस ली। सबाहत, मैंने उस आदमी को इस दिन माफ कर दिया था जब उसने मुझे घर से निकाला था, क्योंकि नफरत करने की ताकत मुझ में नहीं बची थी। सारी ताकत मैंने अपनी बेटियों को पालने में लगा दी। लेकिन मुआफ करने का मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा वही गलती करूं। अनाया,
जो अभी तक दरवाजे की ओट से ये सब सुन रही थी, आहिस्ता से अंदर आई। उसने सबाहत को देखा, फिर अपनी माँ से लपट गई। अम्मी, ये आंटी रो क्यों रही हैं? रदिया ने अनाया को गोद में उठा लिया। बेटा, ये आंटी थक गई हैं। उनकी शादी एक ऐसे बंदे से हो गई जो किसी और को भूल नहीं सका। अनाया ने अपनी मासूम आंखों से सबाहत को देखा और बोली, आंटी, मेरी उम्मी कहती हैं कि जो बंदा आपकी कदर न करे उसके पीछे रोना नहीं चाहिए। आप भी हमारे साथ रह लो। हमारे पास जगह कम है, लेकिन अम्मी कहती हैं दिल बड़ा होना चाहिए। सबाहत फूट फूट कर रो पड़ी। रजिया ने अनाया के सिर पर हाथ फेरा और सबाहत से कहा, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। तुम भी इसी माशरे की शिकार हो जिसने मुझे निकाला था। अगर तुम्हें कुछ दिनों के लिए ठहरना है तो ठहर जाओ, लेकिन आमिर को मत लाना यहां। उसका हिसाब उसके अपने ज़मीर के साथ है। क्या जाना? सबाहत ने रजिया के हाथ चूमे और कहा, बाजी, मैंने आज जाना कि औरत वो नहीं जो मर्द की मंतजर रहे। औरत वो है जो अपनी दुनिया खुद बनाए। मैं भी अपनी दुनिया बनाऊंगी। वो उठी और जाते जाते रजिया से बोली, और हाँ, आमिर आज शाम फिर बस्ती के बाहर खड़ा होगा। मैंने उसे कहा था कि मैं तुमसे बात करूंगी, शायद वो अंदर आने की हिम्मत करे। ये कहकर सबाहत चली गई। रदिया अपने छोटे से आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे को देखा। 5 सालों में उसकी आंखों के गर्द बारीक लकीरें पड़ गई थीं, लेकिन इन लकीरों में एक अजीब सी चमक थी। वो अब कमजोर नहीं थी। वो टूटने के बाद दोबारा जड़ी थी, और इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसने आईने में अपनी आंखों में देखा और आहिस्ता से बोली, आमिर, अगर आज शाम तुम आए तो मैं दरवाजा बंद नहीं करूंगी, लेकिन दरवाजा खोलेगी मेरी बेटी, और जो फैसला वो करेगी वही मेरा फैसला होगा। आमिर, जिसके बाल वक्त से पहले सफेद हो चुके थे, वह उस गली के कोने में कहड़ा था। उसने रजिया का पैगाम सबाहत से सुना था। वह कई दिनों से दूर से रजिया और बच्चियों को देखता था। आज उसने हिम्मत की। शाम का वक्त था। आसमान सुर्ख और नारंगी रंगों में नहाया हुआ था। चारों बच्चियां स्कूल से वापस आ रही थीं। फातिमा के हाथ में स्कूल बैग था। अक्सी ने मरियम का हाथ पकड़ा हुआ था और इनाया सबसे आगे भाग रही थी। आमिर ने आगे बढ़कर इनाया का रास्ता रोका। इनाया रुकी। उसने इस अजनबी बूढ़े से आदमी को देखा। उसने कभी आमिर की तस्वीर नहीं देखी थी, लेकिन उसके दिल ने कहा कि ये कोई खास है। अंकल, आप किसको ढूंढ रहे हैं? आमिर ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसे लगा जैसे रजिया का अक्स इस बच्ची में उतर आया है। वह बोल न सका। उसने सिर्फ अपनी जेब से एक छोटा सा खिलौना निकाला, एक गुड़िया जिसने गुलाबी फिराक पहना था। ये तुम्हारे लिए है बेटा। इनाया ने गुड़िया ले ली और खुश होकर बोली, शुक्रिया अंकल, और वह भाग कर बहनों के पास चली गई। आमिर ने रजिया को देखा जो दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें पत्थर की तरह सख्त थीं। रजिया ने अपनी बच्चियों को अंदर भेज दिया और खुद बाहर निकल आई। उसने बाजू बांध लिए। क्या चाहिए आमिर साहब? आमिर ने गर्दन झुका ली। उसकी आवाज भारी थी, जैसे गर्दन में फंदा पड़ा हो। रजिया, मैं जान गया हूं कि मैंने अपनी माँ और उस घटिया मुआशरे की बातों में आकर अपनी जन्नत खो दी। मुझे मुआफ कर दे। रजिया ने एक लंबी सांस ली। फिर वह बोली, आमिर, मैंने तुझे उस दिन मुआफ कर दिया था जब मैंने इनाया को पहली बार अपनी गोद में लिया था, क्योंकि मैं जानती हूं अगर तुझ में इतनी भी हिम्मत न होती तो मुझे ये 4 जहान न मिलते। लेकिन मुआफ करने और भूल जाने में फर्क है। मैं कुछ भी करूंगा रजिया। मैं इन बच्चियों को अपना नाम दे सकता हूं। रजिया ने एक कहकहा लगाया जिसमें दुख था, तंज था और फतह थी। नाम? तुम इन्हें अपना नाम देना चाहते हो? इनाया, जरा बाहर आना। इनाया दौड़ती हुई बाहर आई। उसके हाथ में वही गुड़िया थी। जी अम्मी, ये अंकल पूछ रहे हैं कि क्या तुम इनका नाम लेना पसंद करोगी? इनाया ने आमिर की तरफ देखा। 5 साल की बच्ची का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। उसने कहा, अम्मी, ये बाबा है ना, वही जो आपको छोड़कर चले गए थे? रजिया ने सर हिलाया। इनाया आमिर के करीब गई। उसने अपना नन्हा सा हाथ उठाकर आमिर के गाल पर रखा, जहां आंसुओं की धार बह रही थी। बाबा, मेरी अम्मी ने कहा था कि आप बहुत मसरूफ हैं, आप थक गए होंगे। अंदर आओ, चाय पियोगे? आमिर बच्ची के कदमों में गिर पड़ा। उसकी सिसकियां पूरे मोहल्ले में गूंज रही थीं। रजिया ने उसे उठाया नहीं। उसने सिर्फ इनाया को आवाज दी, बेटा, अंदर आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। इनाया ने आमिर को देखा, फिर मां को देखा। उसने वह गुड़िया
जो आमिर ने दी थी आमिर के सामने जमीन पर रख दी और बोली, बाबा, आप रख लो, ये आपकी गुड़िया है। मेरी अम्मी कहती हैं कि हर गुड़िया को उसका अपना घर मिलना चाहिए। ये कहकर वह भागकर अंदर चली गई। आमिर वहीं गली की मिट्टी में बैठा रहा। रजिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन बंद करने से पहले उसने एक निगाह आमिर पर डाली। उस निगाह में नफरत नहीं थी, ना ही मोहब्बत, बस एक ऐसी खामोशी थी जो सदियों की दास्तान बयान करती है। लोग कहते हैं बेटा घर का चिराग होता है। मैं कहती हूँ मेरे घर में 4 चांद हैं, और जिन घरों में चांद हूँ वहाँ चिराग की क्या ज़रूरत। मेरी चौथी बेटी ने मुझे सिखाया कि औरत अगर ठान ले तो वह अपने आप को ही नहीं, अपनी 4 नस्लों के नसीब को बदल सकती है। और आमिर, वह तू बस एक बाबा था जो अपनी चौथी गुड़िया को पहचान न सका। बेटियां रब की रहमत होती हैं, इन्हें बोझ समझने वाले हमेशा खाली हाथ रह जाते हैं।